Okay, so today we are going to learn a very interesting thing. हम लोग आज देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर उसको बोलते हैं इन शॉर्ट यू कैन आल्सो से बिहेवियर ऑफ metal wire under increasing load. So we are going to learn a new thing today, and since it is purely theoretical, so what I'm going to do is after lecture I will add the notes in the form of like printed thing because I don't want to waste time writing क्योंकि ये पूरा का पूरा theoretical topic है. So next thing that we want to learn is stress strain curve. Stress strain curve या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. राइट, तो द थिंग इज ये जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं या जो हम बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड की बात करते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्ल्स एक्सपेरिमेंट या सर्ल्स मेथड. तो सर्ल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया था, सो दिस इज कॉल्ड एज सर्ल्स मेथड. तो व्हाट वी डू हियर इन दिस केस, हमारे पास एक मेटल वायर है और हम उस मेटल वायर पे 500 ग्राम्स मतलब 0.5 किलोग्राम, हाफ अ किलोग्राम से वेट बढ़ाते जा रहे हैं. सो वी आर इंक्रीजिंग द लोड ऑन द वायर. ऑफ कोर्स वायर को आपने वायर के एक एंड को आपने रिजिड सपोर्ट से टाई करके रखा है और दूसरा जो एंड है आप उसमें 0.5 kg का वेट डालते जा रहे हो. सो वी आर इंक्रीजिंग द लोड in steps of 0.5 kg, and then what we are doing is we are plotting stress against strain curve. तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने वाले हैं. मतलब आपको पता है लोड इंक्रीज करना मतलब स्ट्रेस इंक्रीज करना है ना, बिकॉज स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो इंक्रीजिंग लोड का मतलब ये होता है दैट स्ट्रेस हम लोग बढ़ा रहे हैं और ऑफ कोर्स जब हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे मतलब फोर्स बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, मतलब देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंड ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है और वो ऐसा है दैट इलास्टिक लिमिट क्या होता है. इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. तो क्या होगा इनिशियली, ऐसा होगा कि आप एक वायर ले रहे हो, उस वायर पे आप लोड बढ़ा रहे हो, यू आर पुटिंग लोड ऑन दैट वायर. ओके, एंड देन जैसे ही आप लोड बढ़ाते हो मतलब स्ट्रेस बढ़ाते हो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोड हाफ के जी से बढ़ाता हूँ तो लेंथ ऑफ वायर हाफ अ मीटर से चेंज होता है. मैं नंबर्स सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू numbers for the sake of understanding. For example, हमारे पास एक वायर है जिसका ओरिजिनल लेंथ है 10 मीटर. मान लो 10 मीटर है, कुछ तो नंबर यूज करना पड़ेगा तो कर लिया. ओरिजिनल लेंथ इज 10 मीटर, राइट. अब जैसे ही इस पे मैंने लोड लगा दिया हाफ के जी का, मान लो हाफ के जी का लोड लगाया है, तो लोड चेंज करना है मुझे, इसलिए मैं पैन रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पैन में आई कैन ऐड वेट्स हियर. तो हाफ के जी का जब मैंने इस पे लोड डाल दिया तो क्या होगा, इन दैट केस द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज बाय हाफ अ मीटर. मान लो ऐसा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं. तो लेंथ अभी चेंज हो गया बाय हाफ अ मीटर. तो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ था,
ये स्मॉल एल या फिर चेंज इन लेंथ आ गया, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे डेल्टा एल दैट इज हाफ अ मीटर, राइट। फिर मैंने और हाफ के जी बढ़ाया और हाफ अ मीटर का लेंथ चेंज हुआ, करेक्ट। तो इसका मतलब जितना मैं लोड बढ़ा रहा हूँ, और आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड मतलब फोर्स अपॉन एरिया। लोड बढ़ाना मतलब स्ट्रेस बढ़ाना हो गया, और लेंथ चेंज होना मतलब स्ट्रेन होता है, बिकॉज यू नो स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। तो ऐसा है कि मैं हाफ 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 के जी का लोड बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूँ, और प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी आ रहा है उसमें, है ना। देन जब तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, राइट, हम लोग एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट ई पॉइंट तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन they are proportional. The value of stress up to which stress and strain are proportional is called as elastic limit. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, फिर y इक्वल टू mx, मतलब इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो पहला पार्ट जो है वो बहुत सिंपल है, और इसका ये भी मतलब होता है कि जैसे ही मैंने लोड हटा दिया तो वायर विल रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब 10 मीटर का वायर था, मैंने 2 किलोग्राम वेट डाल दिया था तो 12 मीटर हो गया था वो। फिर मैंने लोड हटा दिया, मैंने 2 किलोग्राम हटा दिया तो वापस से 10 मीटर पे आ गया, राइट। तो इलास्टिक लिमिट ई का मतलब ये भी होता है कि उस पॉइंट तक जब भी आप लोड बढ़ा रहे हो, मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जैसे ही मैंने स्ट्रेस हटा दिया, लोड हटा दिया, द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ये जो ई पॉइंट है, दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, करेक्ट, क्लियर। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया है कि अगर हाफ के जी का आपने लोड बढ़ाया है तो हाफ अ मीटर से लेंथ चेंज हुआ। दिस इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ओके। अब मान लो इलास्टिक लिमिट आ गई, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर मैं लोड बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर नो मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हाफ के जी के लिए हाफ मीटर से ज्यादा चेंज होगा लेंथ में, सो चेंज इन लेंथ इज मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वेट। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 10 मीटर का वायर था, हमने हाफ के जी लोड लगा दिया, 10.5 हो गया। फिर मैंने और हाफ के जी कर दिया लोड, मतलब 1 kg का लोड कर दिया, तो वायर 1 मीटर से चेंज हो गया, लेंथ 11 मीटर हो गया, करेक्ट, राइट। देन मैंने 2 kg का वेट लगाया तो 12 मीटर हो गया। अब मैंने 2 kg हटा दिया तो वापस से 10 मीटर पे आ गया वायर। मतलब वो जो एक वैल्यू है फोर्स की, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस की, अप टू विच अगर आप लोड हटा देते हो तो वायर अपना लेंथ रिगेन कर रहा है। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस वैल्यू ऑफ लोड? सपोज मैंने 12.1 कर दिया, लेकिन इलास्टिक लिमिट की जो वैल्यू थी वो 12 kg के लिए थी, है ना। इसके बाद क्या होगा? आफ्टर ई पॉइंट व्हाट हैपेंस इज, इवन इफ यू इंक्रीज stress by a small amount, stress and strain are no more proportional. थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन ज्यादा आया है, हाफ के जी लोड लगाने के बाद 1 मीटर से चेंज हो गया। अब तो स्ट्रेस कम लेकिन स्ट्रेन ज्यादा, मतलब y की वैल्यू कम चेंज हुई, x की वैल्यू ज्यादा चेंज हुई, मतलब कर्व विल बेंड टुवर्ड्स स्ट्रेन एक्सिस। मतलब आपको अब ऐसा मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मुझे कंटिन्यूटी दिखाने की जरूरत है यहाँ पे, ऐसा मिलेगा, राइट, करेक्ट। तो मैंने स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम चेंज की है,
स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, मतलब द कर्व विल बेंड टूवर्ड्स strain axis, and stress and strain, they are no more proportional to each other. They're not directly proportional to each other anymore. But what happened is, इस पॉइंट पे आने के बाद मैं इसको ई डैश बोल रहा हूं, और ई डैश क्या है, इसको हम बोलेंगे न्यू इलास्टिक लिमिट। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी ऐसा हुआ कि मैंने लोड बढ़ा दिया, 12.5 किलोग्राम कर दिया। अब मैंने लोड निकाल दिया, सॉरी 2.5 किलोग्राम कर दिया, मैंने लोड निकाल दिया। अब लोड निकालने के बाद, after I decrease the load, if I remove the load completely, wire will never regain its original length. वायर कभी 10 मीटर का अभी वापस नहीं बन सकता। परमानेंटली वायर जो है उसका लेंथ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 11 मीटर हो गया। तो जो मैं नंबर्स यूज कर रहा हूँ, दे आर स्ट्रिक्टली फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन वायर ने अभी तक अपना इलास्टिक नेचर गिव ऑफ नहीं किया, मतलब वायर इज स्टिल इलास्टिक इन नेचर। मतलब अभी 11 मीटर का वायर है, गुड। पहले 10 मीटर था, अभी परमानेंटली उसका लेंथ बढ़ गया, राइट। अब अगर आप लोड लगाओगे हाफ के जी, वापस से लेंथ इंक्रीज होगा, लोड हटा दिया, वापस से 11 मीटर का हो गया, राइट। मतलब द वायर स्टिल इज इलास्टिक इन नेचर, बट हुआ क्या कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, और उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सेट। तो बेसिकली ऐसा है, यू हैव stress strain curve shifted now because you have new elastic limit। और ये जो पॉइंट नीचे है, this point is called as S। मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लेता हूँ O। तो ये जो OS है, ये बोलते हैं परमानेंट सेट, मतलब परमानेंटली द वायर इज सेट टू अ न्यू लेंथ, है ना। तो परमानेंटली वायर का लेंथ अभी चेंज हो चुका है, परमानेंट सेट। और ये आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत जगह पे आप इलास्टिक्स यूज करते हो, बहुत जगह पे यूज करते हो, और विद टाइम वो इलास्टिक ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ना मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। द मटेरियल इज गोइंग टू अ न्यू लेंथ परमानेंटली, राइट, करेक्ट। तो मैं अभी तक क्या हुआ वापस समझा देता हूँ। अभी तक ये हुआ है, हमने एक वायर लिया था जिसका इनिशियल लेंथ 10 मीटर था, हमने हाफ हाफ के जी से लोड इंक्रीज किया, तो हर बार प्रोपोर्शनल चेंज हुआ लेंथ में। हाफ के जी लोड ने हाफ मीटर का लेंथ बढ़ा दिया था, फिर मैंने लोड हटा दिया, तो वायर का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ वापस मिल गया, मतलब द वायर इज गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, राइट। कब तक चलेगा? ई पॉइंट तक चलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस तक ऐसा चलता रहेगा, और ई को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, राइट। ई पॉइंट से ज्यादा अगर हम लोगों ने स्ट्रेस बढ़ा दिया, तो परमानेंटली वायर डिफॉर्म हो गया, मतलब परमानेंटली वायर का लेंथ बढ़ गया। अब देयर इज नो वे आप वायर को वापस से उसी लेंथ पे ला सकते हो, नो पॉसिबिलिटी ना हो। बट वायर अभी भी इलास्टिक है नेचर में, तो अब परमानेंटली 10 मीटर का 11 मीटर हो गया है, लेकिन अब वापस से वही सेम एक्सपेरिमेंट करोगे, आप हाफ के जी का लोड डालोगे, तो वापस प्रोपोर्शनल चेंज होगा, इन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेंथ होगा, राइट। फिर लोड हटा दिया, वापस से वायर विल बैक टू 11 मीटर। तो ये जो OS पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट, बिकॉज द वायर इज परमानेंटली सेट टू अ न्यू वैल्यू ऑफ लेंथ, परमानेंटली न्यू वैल्यू ऑफ लेंथ पे आ गई वायर, राइट, करेक्ट। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ऐसा होता है दैट द वायर फ्लोज। फ्लोज मतलब क्या? इमेजिन करो, हमने वायर पे एक लोड लगा के छोड़ दिया, है ना, हम लोग लोड इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने आप लेंथ बढ़ते जा रहा है,
इसको बोलते हैं कि वायर इज फ्लोइंग। जैसे सिंपल है, जैसे लिक्विड फ्लो होता है वैसे वायर फ्लो हो रहा है। अब हमने एक वायर पे एक लोड लगा के छोड़ दिया और हम अभी लोड नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी वायर का लेंथ बढ़ते ही जा रहा है। मतलब देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ, देयर इज इंक्रीज इन द स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन द स्ट्रेस। मतलब you will get this curve something like that I am drawing here, ऐसा आएगा। तो you see ये एक पॉइंट तक ऐसा रहेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग YP, यील्ड पॉइंट। मतलब E डैश YP जो है दैट इज फ्लो, मतलब वायर इज फ्लोइंग बेसिकली, वायर इज फ्लोइंग लाइक अ फ्लूइड। हमने स्ट्रेस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, फिर भी लेंथ बढ़ते ही जा रहा है। कब तक? जब तक एग्जैक्टली टेंजेंट टू द कर्व, जब तक यहाँ पे टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट पे, जब तक टेंजेंट टू द कर्व डज नॉट बिकम पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस। तो जब तक टेंजेंट टू द कर्व स्ट्रेन एक्सिस को पैरेलल नहीं होता, तब तक द वायर विल कीप फ्लोइंग। हमने कोई लोड नहीं इंक्रीज किया, फिर भी लेंथ बढ़ते जा रहा है। कब तक? यील्ड पॉइंट तक। तो YP इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट, राइट। इजी था, इजी ही है। अब द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस corresponding to yield point is called as yield stress, ओके। तो अगर मैं यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू देखता हूं तो उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो कर्व है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, वायर पे एक लोड लगा के छोड़ दिया था, लोड इंक्रीज नहीं कर रहे थे, वायर का लेंथ इंक्रीज होते गया होते गया होते गया, एक पॉइंट पे आके रुक गया। अब अगर वायर का लेंथ इंक्रीज करना है तो लोड डालो। अब अगर लोड डालोगे तो अगेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल नॉट बी प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा? कम स्ट्रेस के लिए ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा सेम वे, बट देर इज प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट है, देर इज प्रोपोर्शनल चेंज। मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वायर, मैं वायर को थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं पहले। यहाँ पे मैं वायर को थोड़ा थिक बताता हूँ, मतलब क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं मैं, राइट। यील्ड पॉइंट के बाद क्या होगा? यील्ड पॉइंट के बाद जैसे ही आप लोगों ने स्ट्रेस बढ़ाया, मतलब लोड बढ़ाया, तो देयर विल बी स्ट्रेन, तो लेंथ बढ़ते जाएगा। तो ये जो मैंने बताया है दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब लेंथ बढ़ते गया है। तो द वन इन द रेड इज द न्यू लेंथ। नाउ लेंथ चेंज हो गया। ये कब तक होगा? ये होगा अप टू अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज नेक। तो ये आपको ऐसा मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मतलब YPN जो है, राइट, YP से लेके N तक हो क्या रहा है? YP से लेके N तक ये हो रहा है कि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन हर एक जगह पे यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। मतलब हर एक जगह पे डायामीटर, देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ बढ़ रहा है तो डायामीटर कम हो रहा है। तो YP से लेके N तक यूनिफॉर्म
डिक्रीज इन डायामीटर है। हर वायर के हर एक पार्ट में डायामीटर का डिक्रीज सेम है एन पॉइंट तक, और एन पॉइंट को बोलते हैं नेक। राइट, नेक। और इस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस corresponding to neck point is called as breaking stress. मतलब इस पॉइंट के आगे मैंने अगर स्ट्रेस की वैल्यू, लोड की वैल्यू बढ़ा दी तो देयर विल बी लोकल थिनिंग। लोकल थिनिंग का मतलब क्या होता है? अब हर जगह पे डायमीटर इक्वली डिक्रीज नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ऐसा होने वाला है। अब किसी जगह पे डायमीटर में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, मतलब क्रैक आना चालू हो गए वायर में, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल थिनिंग। तो आफ्टर पॉइंट एन टेल्स यू दैट नेक बनना, उसको और एक वर्ड है कंस्ट्रिक्शन बनना, लोकल थिनिंग होना चालू हो गया है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ स्ट्रेस दैट अ वायर कैन बियर। एन पॉइंट को करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अ वायर कैन बियर। इससे ज्यादा अगर आप लोगों ने स्ट्रेस लगा दिया तो देन द वायर विल बेसिकली ब्रेक डाउन, और बी पॉइंट पे आके फाइनली वायर ब्रेक हो गया। तो बी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट, राइट। तो नॉर्मली जब हम इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो ऐसा ही डायरेक्टली कुछ टूटता नहीं है। देयर इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, राइट? I will repeat everything for you, but you have to understand things thoroughly, क्योंकि लिखना तो आपको ही एग्जाम में। By the way, इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन, क्योंकि E डैश तक the behavior of wire is elastic, और E डैश से आगे because the material is flowing like a fluid, उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, राइट? गुड। अब बिफोर आई रिवाइज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे आप बोलते हो सब्सटेंस इज ब्रिटल, सब्सटेंस इज डक्टाइल, सब्सटेंस इज मैलिएबल। तो ये क्या होता है बेसिकली? तो ये पता होना चाहिए क्या है। जैसे ग्लास है, हमेशा लिखा होता है, सिरेमिक है, लिखा होता है हैंडल विथ केयर, ब्रिटल सब्सटेंस इनसाइड। इसका मतलब ये होता है कि वो जो मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक लिमिट से पहले ही टूट जाते हैं, राइट? सो मटेरियल सच एज ग्लास, सिरेमिक एक्सेट्रा, दे ब्रेक विद इन इलास्टिक लिमिट। दे विल ब्रेक, इलास्टिक लिमिट से पहले ही टूट गए वो, तो सच आर कॉल्ड एज ब्रिटल सब्सटेंसेस। देन metals such as copper, aluminum, etc., they have large plastic region of extension, right? मतलब क्या? मतलब ऐसा है कि अगर आप, मैं ये डायग्राम यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज वी विल डू इट लेटर ऑन व्हेन वी नीड इट, राइट? मतलब ऐसा है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ये केसेस देखोगे ना आप, तो इनके केस में ये आ गया आपका ई डैश पॉइंट तक मान लो, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग अ रफ डायग्राम। तो उनके केस में प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, right? So metals such as copper, aluminium, etc. have large plastic range of extension. उनके लिए प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, right? उनका जो लेंथनिंग होता है वो कंसिडरेबल होता है। मतलब 10 मीटर ओरिजिनल लेंथ था तो 20-30 मीटर तक जा सकता है उसका लेंथ, डबल ट्रिपल हो सकता है वो,
राइट? बट ये जो लेंथनिंग हो रहा है ये प्लास्टिक रीजन में हो रहा है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, मतलब ये कि द ऑब्जेक्ट विल नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है समझना। मेरे पास एक कॉपर एल्यूमीनियम का वायर था, मैं लोड बढ़ाते गया 10 मीटर का 20 मीटर हो गया वायर, 25 मीटर हो गया। ओके, कंसिडरेबल लेंथनिंग है, लेंथनिंग बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्लास्टिक रीजन में होता है, क्योंकि जब मैंने लोड निकाल लिया तो नो वे वायर वापस 10 मीटर नहीं होगा। वायर का लेंथ 20 पे, 18 मीटर पे, 25 मीटर पे सेट हो जाएगा। राइट, गुड। ऐसे को बोलते हैं डक्टाइल। सो पहला था ब्रिटल, जो इलास्टिक लिमिट के से पहले ही ब्रेक हो गया। दूसरा है डक्टाइल, जिसके लिए लेंथनिंग बहुत बड़ा होता है बट इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। राइट, उनका लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होता है। उसके बाद मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एज मैलिएबल। उसका थिन शीट बना सकते हो आप। तो मैलिएबल में क्या होता है ना, मैलिएबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, यू कैन हैमर इट। आप उसको रीशेप कर सकते हो, आप उनको शेप ठोक ठोक के आप उसको थिन शीट में बना सकते हो। सो सच आर कॉल्ड एज मैलिएबल। राइट, उसके बाद एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हो आप इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक काइंड ऑफ, रबर काइंड ऑफ मटेरियल, जिसका बहुत बड़ा इलास्टिक रीजन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज स्ट्रेन एंड ऑफ कोर्स वाई एक्सिस इज स्ट्रेस, तो उसका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है और फिर प्लास्टिक रीजन छोटा होता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इलास्टोमर। राइट, फॉर एग्जांपल रबर, रबर का केस। और रबर का केस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, वल्कनाइज्ड रबर आपने सुना होगा। अभी आपको तो पता है, यहाँ पे पंचर रिपेयरिंग को पंचर रिपेयर करने वाला बोलते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली नाम होता है वल्कनाइजेशन। सो इफ यू गो आउट ऑफ इंडिया, आपको ऐसा पंचर शॉप कहीं नहीं दिखेगा, दे से वी डू वल्कनाइजेशन जॉब। तो मुझे खुद को समझने में बहुत टाइम लग गया था कि इसका मतलब क्या होता है। सो बेसिकली वल्कनाइज्ड रबर मतलब नॉर्मली लिटिल हॉट रबर होता है वो। राइट, उस केस में क्या होता है, पहले हमने स्ट्रेस बढ़ाया, पहले हमने स्ट्रेस बढ़ा दिया, स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बढ़ा है, समथिंग लाइक दिस। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा आता है। राइट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वल्कनाइज रबर है ये, लिटिल हॉट रबर की बात चल रही है। मैंने जैसे स्ट्रेस रिमूव कर दिया, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? इलास्टिक ही है ये, वी आर स्टिल इन द इलास्टिक लिमिट। क्योंकि इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। अगर 10 मीटर का वायर था, मैंने लोड हटा दिया तो वापस 10 मीटर हो जाएगा, मतलब द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज। इलास्टिक लिमिट में ही है हम लोग अभी तक। लेकिन वल्कनाइज रबर के केस में क्या होता है कि जब हम लोग लोड इंक्रीज करते हैं ना, तो ऐसा कर्व मिलता है। सो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व while increasing load, stress strain curve while increasing load. What do we expect? We expect कि जैसे ही हमने लोड हटा दिया, immediately the material should go back to its original size. लेकिन वल्कनाइज रबर जैसे मटेरियल के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने स्ट्रेस हटा दिया, लेकिन वो जो लेंथ था वो धीरे धीरे डिक्रीज होके अपने शेप पे वापस आएगा, आएगा जरूर बट स्लोली आएगा। मतलब स्ट्रेन इज लैगिंग कंपेयर्ड टू स्ट्रेस, स्ट्रेन इज लैगिंग। मैंने लोड हटा दिया, स्ट्रेस हटा दिया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने शेप को रिगेन कर रहा है। और जब वो अपने शेप को रिगेन करेगा तो वो सेम पाथ से वापस नहीं आता। मतलब
ये जो रेड लाइन है, जब मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा था तब का लाइन है, आई वाज इंक्रीजिंग लोड, तो ऐसा कर्व मिला। बट व्हेन आई डिक्रीज लोड सडनली, तो आपको दूसरा ही पाथ मिलेगा। तो डेफिनेटली यस, द वायर vulcanized rubber will go back to its original dimensions but through a different path. तो ये जो path है, this is stress strain curve while decreasing load. Stress strain curve while decreasing load. इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये जो है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। जब ऐसा लूप बनता है तो दैट इज हिस्टेरिसिस। और क्योंकि हम इलास्टिसिटी में पढ़ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक hysteresis. Right? Good. So when a normal human being मतलब the one who doesn't have anything to do with science, उसको क्या लगता है, वायर तोड़ना है, खींच लो, टूट गया, अरे ये सब फिजिक्स हो रहा है अंदर, ऐसा कैसा टूट गया इमीडिएटली, राइट? तो I will quickly revise what we have learned so far because we don't have that much of time, and as I told you that मैं ये theory आज लिख के नहीं देने वाला हूँ because I will just be making notes and then uploading it. तो हमको देखना क्या है, और by the way क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमने मेंशन ही किया है मेटल वायर, तो लेंथ चेंज होगा और स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन लेंथ इज टेंसाइल। तो इसलिए जब मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ स्ट्रेस, मतलब मैं टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, और द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन की ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये लॉजिकल है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन थिंग, हमने बहुत पढ़ लिया है, राइट? देन वी आर गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग अगेन। तो टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड बाय सर्ल्स मेथड बोल देता हूं मैं ये, क्योंकि ये मेथड सर्ल्स ने डेवलप की थी। इट इज बेटर टू नेम इट बिकॉज आपको पता भी होना चाहिए, कभी एग्जाम में पूछ लिया डिस्क्राइब सर्ल्स मेथड, तो पता होना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ऐसा है कि सर्ल्स मेथड में हमने एक वायर लिया होता है, इस वायर पे हम स्लोली लोड बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैन बता रहा हूँ, ये एक पैन है जिसमें मैं धीरे धीरे हाफ केजी से लोड बढ़ाऊंगा, और हर हाफ केजी के बाद लेंथ में कितना चेंज हुआ हम वो नोट डाउन करने वाले हैं, राइट? हाउ मच इज द चेंज इन लेंथ विल बी नोटेड डाउन इन ईच स्टेप। इसका मतलब मैं लोड बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। So I am increasing load means that I am increasing stress, and because I am increasing load, there is change in length, increase in length, there is strain also. So हम लोग क्या करेंगे, हम लोग stress strain curve देखेंगे। So we are going to study stress strain curve, and as I told you now कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेस लगाएंगे वो लेंथ चेंज करेगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लेंथ चेंज हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियल लेंथ मान लो, ये सिर्फ मान लो है, अजम्पशन है ये। अजम्पशन में मैं ले रहा हूँ कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर जो था वो 10 मीटर था, ओरिजिनल लेंथ। अब हमने क्या किया, हमने हाफ केजी का लोड लगा दिया तो 10.5 मीटर हो गया। फिर मैंने हाफ केजी हटा दिया तो वापस 10 मीटर हो गया। फिर मैंने 1 केजी का लोड लगा दिया, लेंथ 11 मीटर हो गया, लोड हटा दिया, वापस से 10 मीटर हो गया। तो लोड लगाने की एक लिमिट होगी up to which stress is proportional to strain. So you have a limit
of stressing or increasing load up to which stress is directly proportional to strain, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट E। मतलब इलास्टिक लिमिट क्या सिग्निफाई करता है? इलास्टिक लिमिट बोलता है कि इस पॉइंट तक आप जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा प्रोपोर्शनल, और अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया तो वायर जो है वो अपना साइज रिगेन कर पाएगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ पाएगा, राइट? मैंने जैसे ही ई पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस there is more change in strains. For a small force there is more change in the length of wire. अब proportional नहीं है मतलब straight line नहीं है, तो straight line नहीं है मतलब फिर ये it is going something like this, right? When a new point E dash is obtained, E dash को हम लोग बोलते हैं न्यू इलास्टिक लिमिट। क्यों न्यू इलास्टिक लिमिट? क्योंकि अब क्या हुआ है कि अब 10 मीटर का वायर परमानेंटली बढ़ गया है लेंथ में, मतलब परमानेंटली मान लो 11 मीटर हो गया परमानेंटली। नाउ देयर इज नो वे आप वायर को अपने साइज पे वापस नहीं ला सकते हो, कुछ भी कर लो आप नहीं ला सकते, राइट? लेकिन वायर अभी भी इलास्टिक है नेचर में। मतलब अभी क्या है कि 11 मीटर का वायर हो गया, अब मैंने लोड लगाया हाफ केजी का, लेंथ बढ़ा, लोड हटा दिया, वापस 11 मीटर पे आ गया। मैंने 1 केजी का लोड लगाया, लेंथ बढ़ा, मैंने लोड हटा दिया, वापस 11 मीटर पे आ गया। मतलब अभी भी इलास्टिक नेचर रिटेन हुआ है, मतलब द वायर इज स्टिल इलास्टिक इन नेचर, करेक्ट? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यू विल हैव, अब हम लोग लोड नहीं बढ़ा रहे, हम लोग स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी लेंथ चेंज होते जा रहा है। कब तक? जब तक एक यील्ड पॉइंट नहीं आया। आई एम सॉरी फॉर दिस इज लिटिल, इट नीड्स लिटिल चेंज, क्योंकि अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। थोड़ा सा कर्व में चेंज होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वी आर नॉट इंक्रीजिंग लोड एट ऑल, हम लोग लोड चेंज ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है। कब तक? यील्ड पॉइंट तक। ई डैश से लेके यील्ड पॉइंट तक बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, मतलब द मटेरियल हैज एंटर्ड द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक रीजन, और ये है इलास्टिक रीजन यहां तक। वाईपी ई डैश से लेके वाईपी तक हम लोग लोड नहीं बढ़ा रहे, फिर भी लेंथ चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। कब तक? वाईपी तक। वाईपी पे क्या हो रहा है? इस कर्व पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एग्जैक्टली स्ट्रेन को स्ट्रेन एक्सिस को पैरेलल है, राइट? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि अब आपको लेंथ बढ़ाना है तो वापस से आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, राइट? तो आप स्ट्रेस लगा रहे हो और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। कब तक? एक पॉइंट एन तक, उसको बोलते हैं नेक। नेक पॉइंट तक मतलब वाईपी से लेके एन पॉइंट तक हो क्या रहा है? वाईपी से लेके एन पॉइंट तक ये हो रहा है कि ये था ओरिजिनल वायर, थोड़ा मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, मोटा दिखा रहा हूँ, थिक दिखा रहा हूँ। मैंने लोड लगाया और क्या हुआ? लेंथ बढ़ते गया, मतलब वाईपी से एन तक दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, लेकिन लेंथ बढ़ रहा है तो डायामीटर कम हो रहा है, और डायामीटर यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, हर जगह पे चेंज इन डायमीटर इज सेम। वाईपी से एन रीजन में चेंज इन डायमीटर इज यूनिफॉर्म। एन एन को बोलते हैं नेक पॉइंट, या फिर एन को करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू नेक इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ के इससे आगे वायर ब्रेक होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या? अब लोकल थिनिंग होगा। लोकल थिनिंग मतलब कहीं पे वायर में एकदम ही डायमीटर कम हो गया, मतलब नेक
मतलब क्रैक आना शुरू हो गया, मतलब कंस्ट्रिक्शन शुरू हो गया। नेक बोलते हैं ना, नेक, है ना, नेक, नेक वहीं से आया वर्ड। योर फेस इज थिक देन नेक इज लिटिल थिन, तो वही होता है दैट क्रैक्स आना शुरू हो गए, मतलब वार्निंग है अब, लिमिट क्रॉस, इससे ज्यादा तुमने बढ़ा दिया तो गया, वायर टूटने वाला है। फिर से ज्यादा हमने कोशिश की थी तो वायर आके टूट गया बी पॉइंट पे, ब्रेकिंग पॉइंट। करेक्ट, गुड। अब हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ब्रिटल, जो इलास्टिक लिमिट आने से पहले ही टूट जाते हैं, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, गया, टूट गया है। फिर होते हैं जैसे सिरेमिक्स है, ग्लास। फिर होते हैं मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम का केस ऐसा है कि उनका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, मतलब 10 मीटर का वायर होगा, आप लोड लगाते जाओ 20, 25, 30, 35 मीटर तक हो गया, टूट ही नहीं रहा है वो। लेकिन वो जो इंक्रीज इन लेंथ है, इट इज इन प्लास्टिक रीजन, मतलब उनका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है। ऐसे मेटल को बोलते हो डक्टाइल, राइट। देन देयर आर मटेरियल्स कॉल्ड एज मैलिएबल। मैलिएबल मटेरियल्स आर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसको आप हैमर कर सकते हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर एक आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक इन नेचर, जैसे रबर, 10 मीटर का रबर था, उसका लेंथ हम 40-50 मीटर तक ले जा सकते हैं, और लोड हटा दिया तो वापस से 10 मीटर हो गया वो, मतलब इलास्टिक रीजन बड़ा है। तो इलास्टोमर के लिए उनका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है और प्लास्टिक रीजन छोटा होता है, राइट। फिर हमारे पास कुछ केस होते हैं वल्कनाइज्ड रबर के, और वल्कनाइज्ड रबर के केस में क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, और when you increase stress the strain is increasing, but when you decrease stress, जब आपने स्ट्रेस हटा दिया तो स्ट्रेन में स्लो स्लो चेंज होगा, मतलब वायर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन तो करेगा, बट नॉट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, बट स्ट्रेन विल लैग। मैंने स्ट्रेस हटा दिया, व्हाट वी एक्सपेक्ट, हमने लोड हटा दिया, इमीडिएटली वायर शुड बी बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता, स्लोली स्लोली आ रहा है। तो इट मेक्स अ लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो लोड इंक्रीज करते वक्त अलग पाथ है, लोड डिक्रीज करते वक्त अलग पाथ है, इसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस, राइट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर द डे। एक टॉपिक था, इसके नोट्स मैं डायरेक्टली प्रिंट करके देने वाला हूँ, मतलब पेस्ट करने वाला हूँ।